जितेंद्र जी कहना चाहता हूं, इस पॉकेट में, छोटी पॉकेट, कम बजट वाली पॉकेट में कैसे उड़ेगा रॉकेट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धरती पे पावर का सबसे पावरफुल सोर्स है एटॉमिक एनर्जी, और पावर जो है लगभग 4000 मीट्रिक टन कोयला जितनी पावर बनाएगा उतना 1 मीट्रिक टन यूरेनियम बना देगा। दूसरे देश पावर क्राइसिस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, हमारे एटॉमिक एनर्जी क्राइसिस का समाधान क्यों नहीं निकालता और क्या विजन रखता। अगर जितेंद्र सिंह इस समय सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपके टॉप 3 गोल्स इस समय क्या हैं जो आप बताना चाहते हैं आज। आज अगर हम कंपैरिजन करें, प्रगति हुई है, पर करंटली अगर मैं देखूं $260 बिलियन की जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी वैल्यूड है उसमें हम केवल 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस देखें, स्पेसएक्स को देखें, ब्लू ओरिजिन को देखें, आप वर्जिन गैलेक्टिक को देखें, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशन लेकर के आ रही है, हमारे यहाँ नहीं है कोई। अगर भारत ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, ऐसा इकोसिस्टम बनाए, तो हम आज 60 बिलियन की स्पेस में 2030 तक हम 2 लाख नौकरियां भी बना सकते हैं। 2030 तक, 2023 में प्राइवेट एंटरप्राइज को एंड टू एंड स्पेस सैटेलाइट का काम दिया है, लॉन्चिंग सैटेलाइट, ऑपरेटिंग स्टेशन, ये करने में सरकार को आपके 9 साल लगे। अभी 2023 में आपने नहीं, 100% जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी दिशा में काम चल रहा है। मेरा ये मानना है और इस सरकार का भी मानना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बिना आपकी ग्रोथ पर्याप्त नहीं हो सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ही आने वाले समय में, बल्कि इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंडेड कोलैबोरेशन अक्रॉस द बोर्ड। रिसर्च, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री सब मिलकर के चलेंगे और सारे स्टेक होल्डर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो पार्टनर रहेंगे, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री बाद में आए, क्योंकि फिर बाद में जब आएगी तो देखेगी अपना नफ़ा नुकसान। उसको शुरू से ही स्टेक होल्डर बना लीजिए ताकि उसको भी पिंच करे आगे चल के। लेकिन आप ये भी देखिए, जब आप लेफ्टिस्ट मेंटालिटी के लोग बोलते हैं कि आपने देश बेच दिया, लेकिन वो तो आप नहीं, पहले जो आपने बोला मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि स्पेस, लेकिन हमारा जो स्पेस का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, नॉट प्राइवेटाइजेशन, इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वो केवल और केवल 3 वर्ष पहले शुरू हुआ। एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद यूएसए और यू आर नेमिंग द कंपनीज विच ऑलरेडी हैड मेड अ मार्क इवन बिफोर वी। सो अगेन, ये मोदी जी ने, जिसको मीडिया ने बड़ा फैशनेबली कहा था अनलॉक्ड स्पेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनलॉक्ड स्पेस इन हिज सेकेंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, हार्डली 3 years 4 years, एंड सी द डिफरेंस दैट इट इज मेड। आज यूरोप के सभी बड़े देशों के और अमेरिका के सैटेलाइट्स आपके सीधे और 100 सैटेलाइट इकट्ठे लॉन्च हो रहे हैं। सो इफ़ यू कुड मेक सच अ प्रोग्रेस 3 साल के भीतर, तो जिनकी आप कहानी सुना रहे हैं 30 साल की, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ना, जब हम करते हैं, एक हमारे यहाँ कंपैरेटिव ट्रायल होता है साइंस में, उसमें सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। कितना लंबा समय से ये चल रहा है, कितने इसके पास औजार थे, कितने इसके थे। ऐसा नहीं देखा जाता कि 3 साल वाले का आप कंपैरिजन करें 30 साल के साथ। स्वीकार करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैं मानता हूं कि अब भारत की पॉलिटिक्स बदलेगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आप फिजिशियन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। 19वीं सदी पे चलता हूं 2 मिनट के लिए। यूके डोमिनेट करता था नेवल सुपीरियोरिटी के कारण। 20वीं सदी में हम देखते हैं यूएस डोमिनेट करता था एयरफोर्स की सुपीरियोरिटी के कारण। अब 21वीं सदी में वही डोमिनेट करेगा जिसके पास स्पेस का डोमिनेशन है। यूएस, रशिया और चाइना ने स्पेस स्टेशन भी बना लिए हैं। सैटेलाइट 2022 में, केवल 2022 में यूएस में 1800 लॉन्च हुए, चाइना ने 400 किए, इंडिया ने भी 50 किए। अब कहेंगे कि आपने डेटा फिर कंपेयर किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरी दुनिया स्पेस को इस समय डोमिनेट करने की होड़ में लगे, आप उसको अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आज कब तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी को हम डोमिनेट कर पाएंगे। आपकी लीडरशिप में प्रगति हो रही है, लेकिन मैं आगे का विजन जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल, ये जो जियोपॉलिटिकल बात आपने कही है, ये, और पिछला भी आपने स्टडी ठीक किया है। 19वीं सदी में नेवी का इसलिए था कि उस समय हमारा समुद्र ही था, हमारा सारा यातायात समुद्र से होता था। हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाने में 1 महीना लगता था, हवाई जहाज़ नहीं चलते थे। देन द नेक्स्ट सेंचुरी, द 20th century वॉज द सेंचुरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर थिंग्स, और उसमें एयर भी आया, उसमें ट्रांजिस्टर आया, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, सब कुछ आया। अब हम उससे आगे चले गए। अब जब हम आगे चले गए तो कुछ एक ऐसे देश थे जो उस समय समृद्ध थे, who were already venturing into space, क्योंकि अमेरिका और रूस ने हमारी आज़ादी से पहले से ही अपने स्पेस के प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। हमारे यहाँ शुरू हुए, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उस समय की जो नीति निर्धारित करने वाले लोग थे, या पॉलिसी मेकर्स थे, या जो उस समय की राजनीतिक नेतृत्व था, उन्होंने उस तरह की उसको प्राथमिकता नहीं दी।
और शायद उस समय और भी कुछ इश्यूज रहे होंगे इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, कभी फूड सिक्योरिटी, कभी ये। अब पिछले 8-9 वर्षों में इसको बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। अब आप देखिए, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स पहले केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे, उसको भी हमने जॉइंट वेंचर्स के लिए खोल दिया पिछले 6-7 साल से। और जॉइंट वेंचर्स का नतीजा यह है कि आपके बगल में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गोरखपुर नाम का स्थान है हरियाणा में, वहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट आ रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है, इसको रैपिडली करने का क्रम भी अभी शुरू हुआ है। एंड आई एग्री विद यू, आने वाले समय में स्पेस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिसाइड द सुप्रीमेसी ऑफ एनी गिवन नेशन। और लेकिन हम उस होड़ में हमने बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ी है, ख़ास तौर से पिछले 3-4 वर्षों में। आप कहते हैं तेज़ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ बजट एलोकेशन आपने कम कर दिया है। मैं देखता हूँ इसरो का रेवेन्यू लगभग $280 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज पिछले 5 साल में, लेकिन बजट एलोकेशन स्पेस डिपार्टमेंट का आपने 8% घटा दिया। यूएस ने इस साल अपना 6% बढ़ा दिया है। और जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस देश अपने स्पेस बजट को बढ़ा रहे हैं, वहाँ अपने देश का स्पेस का बजट घट रहा है। मैं जितेंद्र जी कहना चाहता हूँ, इस पॉकेट में, छोटी पॉकेट, कम बजट वाली पॉकेट में कैसे उड़ेगा रॉकेट? जब इनफ बजट ही नहीं होगा हमारे पास, तो कैसे होगा इसरो का विकास? वो ऐसा है कि जैसे आपके पॉकेट में डाल दिया पॉकेट मनी आपके पिताजी ने, आप चले पिक्चर देखने, माँ ने बुलाया, कहना बेटा तू बताना नहीं पिता को, ये भी 10 रुपये रख, पॉपकॉर्न खा लेना। हमने भी इसी तरह से कुछ एक्सक्लूसिव एलोकेशंस भी की हैं। गगनयान के लिए एक्सक्लूसिव एलोकेशन किया गया है, डीप सी मिशन के लिए 6000 करोड़ का एक्सक्लूसिव मिशन किया गया है। ऐसा नहीं, आप मोटा आंकड़ा मत देखिए, लेट्स गो डीपर इनटू स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ नॉट पर सी ओनली दी मॉनेटरी फैक्टर है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको किस प्रकार से ऑप्टिमली यूज़ करना, उसका काम भी अभी शुरू हुआ। पहले चूँकि यूज़ नहीं होता था, आप ठीक कह रहे थे, तभी वो बाहर चले जाते थे, क्योंकि एक लेवल के बाद उन्हें लगता है साहब अब तो हमारी ग्रोथ रुक गई। अब ये उलट हो रहा है, क्योंकि आप जो है एटॉमिक एनर्जी वाले विभाग को भी देखते हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी के विभाग को भी देखते हैं। पाकिस्तान में भी पीछे एक दिन बिजली चली गई थी, अचानक पूरी दुनिया में परसेप्शन और गहरा हो गया कि भाई पाकिस्तान तो देश बर्बाद हो गया। ये पावर की पावर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धरती पे पावर का सबसे पावरफुल सोर्स है एटॉमिक एनर्जी। और पावर जो है लगभग 4000 मीट्रिक टन कोयला जितनी पावर बनाएगा, उतना 1 मीट्रिक टन यूरेनियम बना देगा, हम समझते हैं। लेकिन केवल 3% ही बिजली आज हम एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया आज साउथ कोरिया हमारे मुकाबले उतना ही रिसोर्सेज के साथ 3 गुना प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना उतना ही रिसोर्सेज के साथ 8 गुना बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। मैं अभी इसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, खासतौर से एटॉमिक एनर्जी की। तो दूसरे देश पावर क्राइसिस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारे एटॉमिक एनर्जी क्राइसिस का समाधान क्यों नहीं निकालता, और क्या विजन रखता? आने वाले सालों में ना केवल एटॉमिक एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स बनकर आएगा बहुत मजबूत, बल्कि क्लीन सोर्स। और हमने कमिटमेंट दी है दुनिया को नेट ज़ीरो 2070 तक, 2070, यानी हम ना केवल पर्याप्त अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कर पाएंगे, बल्कि क्लीन एनर्जी, ये कोयला वोयला बंद हो जाएगा। सो वी विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर सोर्सेज, ग्रीन सोर्सेज। और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान से उसका उत्पादन होने वाला है कि वी आर गोइंग टू बी दी एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और जहाँ तक एटॉमिक एनर्जी का सवाल है, आपने ठीक कहा, एटॉमिक एनर्जी को भी गति अभी देनी शुरू की, जो जॉइंट वेंचर्स अलाउ हो गई, नॉर्थ इंडिया में अब उसके प्लांट्स बनने शुरू हो गए, और आने वाले वक्त में उसकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। उस दिशा में काम पहले से ही जारी है। पर क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये दो धारी तलवार है, इससे जो रेडिएशन है उससे तबाही भी बहुत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये धारणा है, बल्कि हम आपको मिल करके ये दूर करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे जर्मनी, स्पेन और स्विट्जरलैंड बंद कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्लांट्स इस तरह इसलिए नहीं लग पाते कि वहाँ जागरूकता की कमी होती है कि साहब यहाँ पे कैंसर फैल जाएगा। मैंने इसीलिए एक थोड़ी सी स्टडी की थी, भाभा एटॉमिक सेंटर से जितने साइंटिस्ट आज तक हुए हैं कि कितनों को कैंसर हुआ और किस कारण हुआ, तो मुश्किल से 2 या 3 का पता चला, और वो भी अनरिलेटेड टू रेडिएशन। और फ्रांस में तो कॉलोनीज के अंदर भी प्लांट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपका कहना ठीक है कि वक्त का ये तकाजा है। नाउ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपको भी मानना है, हमको भी मानना है, हम एक दूसरे से डिफर नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स, इफ वी हैव टू राइज द वे एज यू वांट, आई विश, एवरीवन, एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन ऑफ इंडिया विशेज। तो हमें ग्लोबल चैलेंजेस को कबूल करना है, ग्लोबल चुनौतियों, ग्लोबल पैरामीटर और ग्लोबल ही मापदंड पर आना है। और इसलिए वो क्लीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स।
उसमें भी हमें जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला फैक्टर है वो हमें एडवांटेज देने वाला है आने वाले सालों में। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो में आता है। मैं केदारनाथ, जोशीमठ, वहाँ पीछे 5,000 लोगों ने शरीर छोड़ा, अभी लगभग 900 घर बेकार हो गए। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। कई सालों से जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट लगातार चेतावनी दे रहे थे। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का मिशन है ये कि अर्ली वार्निंग दे हम लोग किसी भी डिजास्टर को लेकर के, कि ऐसा दोबारा ना हो। और इसके लिए आपकी मिनिस्ट्री अब क्या कदम उठा रही है? नहीं, आपका कहना ठीक है, ये हिट्रोजेनस देश है, इसकी बहुत सारी हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो दूसरे देशों में नहीं है। वी आर अ पॉपुलस कंट्री, हमारा सोशो इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी नहीं है दूसरे, लेकिन उसके बावजूद फिर वो स्टैटिस्टिक्स की बात आती है। जब आप देखेंगे कि इस देश का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, तो उसमें 140 करोड़ की आबादी रखना, फिर बाकी देखना, और फिर आपको देखेंगे कि 140 करोड़ आबादी वाले देश ने उदाहरण के तौर पर कोविड को कितनी सफलता से मैनेज किया, बल्कि वैक्सीन ईजाद करके दूसरे देशों को दिया। जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, 50-50 लाख या मे बी 500,000, 5 लाख जैसे छोटे छोटे यूरोपियन देश तिलमिला गए कोविड से। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस तरह से करते हैं। हमारे से छोटे छोटे देश और बड़ी तबाही का बायस बने हैं, उनमें डिज़ास्टर्स की वजह से कहीं अधिक तबाही हुई है, लेकिन इस देश में उसके बावजूद हम इसको संभाल पाए हैं। हाँ, आपका कहना ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर हैं, धीरे धीरे उनको अटेंड करने की ज़रूरत है। हम आंखें मीच नहीं सकते, जैसे आप कह रहे हैं कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या अनरिकमेंडेड, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत खूब। मैं मानता ही हूँ कि जब बुद्धिमान लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो नेचुरली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पर अब मैं आखिरी प्रश्न आपसे लेता हूँ, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, आप अर्थ साइंस, आप पीएमओ, आप पर्सनल, आप ग्रीवांस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इतने सारे एरियाज देख रहे हैं। आपके टॉप 3 गोल्स क्या हैं? अगर जितेंद्र सिंह इस समय सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपके टॉप 3 गोल्स इस समय क्या हैं जो आप बताना चाहते हैं आज? नहीं, देखिए, जैसे आपने ठीक कहा, स्टार्टअप्स की मूवमेंट बहुत तेज़ी से गति पकड़े हुए है इस देश में, जब से ख़ासतौर से मोदी जी ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया और आप जैसे लोग भी इसमें जुड़ गए। अब टॉप प्रायोरिटी अगर उस विषय को लें तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी चेंज ऑफ माइंडसेट, जो हमारी मानसिकता बदलनी है। जो हमारे माता पिता या हमारे परिवार में एक सरकारी नौकरी घर कर गई है, उसको दिमाग से निकाला जाए, और वो तब संभव होगा जब हम ये समझा पाएँ समाज को कि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त ये जो विकल्प हैं ये भी उतना ही आमदनी का साधन बन सकते हैं। क्योंकि अभी भी कई बार धारणा, आप कहेंगे साहब हाँ ठीक है स्टार्टअप तो ठीक है, लेकिन कमाई के लिए क्या करते हो, ये पूछा जाएगा। तो वो जागरूकता लाना मुझे लगता है हम सबका सामूहिक एक दायित्व है। उसके लिए बड़ा बिजनेस बहुत मेहनत कर रहा है। और हिंदुस्तान, बिल्कुल, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है कि हमारा 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम उम्र की है। और दूसरी हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मोदी जी ने राइटली पहली बार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए फोकस दिया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बीमारियां आप देख लीजिए, लाइफ स्पैन हमारा जो है इंडिया की पॉपुलेशन, और कह तो देते हैं कि 40%, 40 साल से कम उम्र के 70% है, लेकिन हमारा एक्चुअली मुझे पूछा जाए तो पॉपुलेशन ग्राफ बाईफेजिक है। 70% से अधिक हैं 40 वर्ष से कम, लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर है वो धरती छोड़ने को तैयार नहीं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के संख्या, क्योंकि आज़ादी के समय हमारा लाइफ स्पैन 50 साल था, अब बढ़ के 60, 65 और 70 की तरफ हो। तो हमने कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है दोनों, बिकॉज 60, 65 दे आर ऑल एट द प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज एनर्जी, वो सरमाए को कैसे यूज़ करना, ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और अधेड़ उम्र की बीमारियाँ जो यंग एज में होने लगी, यंग हार्ट अटैक्स, यंग डायबिटीज़, उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसलिए ज़रूरी है कि अगले 25 वर्ष, जैसे आपने कहा 2047 तक, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा नौजवान उसकी ऊर्जा इस तरह से ज़ाया जाए। और उसके लिए हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक और चेंज ऑफ माइंडसेट दूसरा, ये मुझे लगता है कि सारे, ये न केवल सरकार के लिए बल्कि सारे समाज के लिए ये एक प्राथमिकता रहनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जितेंद्र जी, आपके जवाब में नए भारत का नया नेतृत्व साफ देखने को मिला। आप भारत को नए आसमान तक ही नहीं, आप बल्कि नए अंतरिक्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हर मन से जिसको आप बदलना चाहते हैं, मंडल तक भारत की हमेशा जय जयकार होती रहे। आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहे। इस मंच पे आने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए
हालांकि हम बहुत पॉलिटिशियंस को कभी नहीं बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को बुलाते वक्त हम हमेशा बहुत सिलेक्टिव रहे हैं। आप अब तक आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे केवल थर्ड पॉलिटिशियन है जो यहाँ पहुंचे हैं, अदरवाइज हम केवल उन सोशल सेलिब्रिटीज़ को लेकर के आते हैं जो भारत को बड़ा भारत। मुझे लगता है आपके बुलाने के बाद मैं भी सोशल सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। ज़रूर, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा उन स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, उन एस्पिरेंट्स को, उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन स्टार्टअप्स को जो माइंडसेट बदलेंगे अपना या बदलना चाहेंगे, क्योंकि देश का इस समय विजन बदल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने बहुत प्रगति करी है। हमारे कुछ सवाल थे, उनको भी आपने ज़रूर सुना होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी लर्निंग ज़रूर शेयर करिए। अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपका विशेष बहुत धन्यवाद।